तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, सबसे पहले तो मोमेंटम समझिए। मोमेंटम क्या होता है? P से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू v। यानी कि मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। पहली चीज तो ये। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन की पावर होती है, द पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। ओके, क्लियर। नाउ कंजर्वेशन के बारे में, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर कंजर्व रहना। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप समझिए कि बेसिकली किस लॉ के ऊपर काम करता है। तो हम लोगों ने अभी जो तीसरा लॉ पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो लगभग ये उसी फिनोमिनन के ऊपर ही बेस्ड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। सेकंड लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने क्या, कि मूविंग बॉडी के अंदर मोमेंटम होता है विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट एंड मास ऑफ वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल समझते हैं जो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाने के लिए है। देखो किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली होता है, समझने की कोशिश करिए आप। मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि कोई हाई जंपर है, लॉन्ग जंपर है, मान लीजिए। तो देखिए जो भागते हुए आते हैं और सीधा मिट्टी में कूदते हैं, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को रिड्यूस कर रहे हैं। समझना। लेकिन मोमेंटम को मेंटेन कैसे करेंगे? मोमेंटम को एक तो रिड्यूस करना हो गया। अब ये मोमेंटम को अगर मुझे मेंटेन रखना है तो मेंटेन कैसे करेंगे? अगर कभी भी मान लीजिए मुझे चढ़ती हुई बस पे से उतरना है, तो मान लीजिए बस चली और आप धक्के देने से उतर गए, ऐसा नहीं होगा। तो चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे, आगे को गिरेंगे या पीछे को गिरेंगे। तो चलती हुई बस में से अगर उतरना है तो मुझे क्या गया, जब मैं उतरूंगा तो भागते हुए उतरूंगा, या चलती हुई बस में चढ़ना है तो मुझे भागते हुए चढ़ना पड़ेगा। किस चीज के लिए? मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। एक चीज और कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, समझे। अब मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ये दिख रही होगी आपको। अब देखो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहीं पर भी जाकर के रख सकता है। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसे रोकना है तो मैं धीरे धीरे रोकूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फेस पे आकर के लग जाए। तो मैं इस मोमेंटम को, जो ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश करो m इंटू वी। ठीक है जी। इसकी वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। मेंटेन कर रहा हूँ कैसे? स्पीड धीरे करके, यानी कि रिड्यूस कर रहा हूँ। समझ रहे? चलिए ठीक है, क्लियर है। तो एक तो चीज हो गई कि मोमेंटम को मेंटेन करना, और एक चीज हो गई मोमेंटम को रिड्यूस करना। जैसे हाई जंपर या लॉन्ग जंपर करते हैं, या जब हम क्रिकेट बॉल कैच करते हैं तो हाथ ऐसे पीछे लेते हैं ताकि मोमेंटम रिड्यूस। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है मोमेंटम को कंजर्व करना है, यानी हमें मोमेंटम बिल्कुल सेम रखना है यहाँ। ठीक है। मोमेंटम को कंजर्व करना है। ठीक। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरह के, मान लीजिए ट्रक है। ठीक है। ये हमारे पास ट्रक है और ट्रक का मास काफी ज्यादा है। ठीक। और यहाँ पर हमारे पास ये बाइसिकल वाले से टकरा जाता है। समझना बात लोग। ठीक है। ये बाइसिकल वाले से टकरा गया। ठीक है। अब इसका मास क्या है? कम है। समझ रहे? इसका मास क्या है? हमारे पास कम है, और इसका मास ज्यादा है। बात नंबर एक। इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है। अब लेकिन जब इसकी इसके साथ टक्कर लगेगी, समझना, ट्रक वाला तो गाड़ी रोक देगा, वेलोसिटी हो जाएगी कम इसकी। वेलोसिटी इसकी कम होगी, मास तो उतना ही है। मास साइकिल वाले का भी उतना ही रहेगा। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी कम हो गई तो फिर मोमेंटम को कंजर्व रखने की जरूरत है। तो जो बंदा इसके ऊपर होगा वो उछलता हुआ दूर जाके गिरेगा। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो जो वेलोसिटी का नुकसान यहाँ पर हुआ वो वेलोसिटी इसने आ गई। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मोमेंटम यहाँ पर बेसिकली कंजर्व रहा। उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इसकी स्पीड बढ़ गई इस बंदे की। ठीक है। अभी तो दोनों की स्पीड कम है,
यहाँ पर इसकी स्पीड भी है, इसका मास भी है, तो मास तो सेम ही रहा, इसकी स्पीड घट गई तो इसकी बढ़ गई, तो यानी कि मोमेंटम सेम रहा मेरा। ठीक है, मैंने मोमेंटम को यहाँ पर कंजर्व करने की कोशिश करी है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों की टक्कर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी रुकेगी, छोटा ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। रोहित शेट्टी की मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, कारें उछलती हुई जाती है, तो क्या मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हुई है, कुछ उछलने की वजह से वो वेलोसिटी वहां मेंटेन हो गई, जो यहाँ घटा वो वहां बराबर हो गया, तो मुद्दा तो कंजर्व रहा ना, समझे। मान लीजिए आपको घर वालों ने 50 रुपए दिए कुछ सामान लेकर, आपकी जेब में से 10 रुपए गिर गए, तो वो तो रिड्यूस हो गया, मुद्दा लॉस हो गया, लेकिन आपने जाके देखा आगे 10 रुपए सिक्का पड़ा हुआ मिल गया, तो आपने उठा लिया संभाल लिया, तो मुद्दा कंजर्व हो गया। तो वो चीज ने क्या किया, उसको कंजर्व कर दिया, मेंटेन कर दिया, तो वो जो स्पीड बढ़ी उसने यहाँ पर क्या किया, इस मोमेंटम को यहाँ पर कंजर्व कर दिया। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं मोमेंटम के बारे में एक खास बात हो रहा है। मोमेंटम एक ऐसी चीज है, नेवर इज क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का था हमारे पास, दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो बिल्कुल वही सेम काम हमारे पास यहाँ पर भी हो रहा है, और हमारे पास इसका एक फार्मूला भी है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। इस ऑब्जेक्ट का मास है ये रहा यहाँ पर m1, तो m1 और u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी टक्कर से पहले, m1 u1 प्लस में m2 u2 बराबर होगा। देखो टक्कर से पहले जो मास है वो, और उनकी जो स्पीड है इनिशियल स्पीड वो, तो देखो ये क्या है, u है और ये है u, मतलब ये u2 ये u1 ये m1 और ये m2। अब टक्कर के बाद में क्या हुआ, ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो आप लोग देख लीजिए जब टक्कर हुई तो मास तो ट्रक का 1000 किलो है, कार का 100 किलो, तो ये बराबर है m1, सॉरी हाँ बिल्कुल इसके बराबर है मेरे पास यहाँ पर मास तो सेम है, m1 m1 है, m2 m2 है, मास दोनों का सेम 1000 मास दोनों का सेम 100। लेकिन u1 क्या था 50 की स्पीड और v1 क्या हो गया मेरे पास 10 की स्पीड, तो u1 मेरे पास 50 था लेकिन v1 मेरे पास 10 है। यहाँ पर मेरे पास u2 10 है लेकिन यहाँ पर v2 मेरे पास 50 आ गया, तो यानी कि दोनों तरफ मेरे पास मोमेंटम यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिमेन सेम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास इसका एक फार्मूला है। ठीक है, और अगर आपके स्कूल में इसकी डेरिवेशन करवाई होगी तो मैं करवा दूंगा डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन की आती नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम है वही मोमेंटम हमारा कॉलिजन के बाद में भी रहेगा। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन। तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वही काम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला बिल्कुल सही। चलिए, तो सबसे पहले जो रॉकेट होता है मेरा, रॉकेट बिल्कुल इसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है, और रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, आपने देखा होगा कि जैसे रॉकेट होता है तो रॉकेट के अंदर केमिकल्स होते हैं जो बर्न होते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर उड़ता है। ठीक है, विद ब्लास्ट ऑफ हॉट गैसेस, और जैसे जैसे हम लोग क्या देखते हैं गैसेस पास आउट होती रहती है, तो जो टेल में से नोजल होती है रॉकेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, और नीचे हम देखते हैं फ्यूल हमारे पास
मेरी मेल आईडी खोल रही है, तो ये कोशिश करी थी, हम कैसे करती? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है ना। तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे फ्यूल जितना ज्यादा बर्न होता रहता है, तो रॉकेट उतनी ही ज्यादा स्पीड वहां पर पकड़ता रहता है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन वाला ही चल रहा है, रॉकेट बर्न हो, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी बर्न हो आपकी बढ़ जाती है, तो वेरी लार्ज मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। जेट एरोप्लेन भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर, बड़ा पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे पास। देखो मोमेंटम कंजर्व रहता है यहाँ पर बुलेट के केस। देखो हम बताते हैं जैसे मोमेंटम कैसे, जैसे मान लो कोई भी गन है और गन से हम लोगों ने बुलेट छोड़ दी, ठीक है जी। तो बुलेट तो आगे को जाती है फुल स्पीड के साथ। इनिशियली बुलेट जब गन से फायर होती है तो बुलेट और गन जो है बिल्कुल रेस्ट में है, समझ रहे हैं इस बात। सो बिफोर अ बुलेट इज फायर्ड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन इज जीरो, दोनों बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की जीरो है। लेकिन जब बुलेट हम लोगों ने छोड़ दी गन से, तो आप देखेंगे बुलेट का जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट के। यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे तो जीरो है, और मोमेंटम बुलेट का किसके बराबर होगा जी? बिल्कुल सही बात है, m इंटू वी। तो मास इंटू वेलोसिटी, लिख दो मास ऑफ बुलेट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये बराबर होगा मास ऑफ गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब गन है हमारे पास और हम लोगों ने गोली इसमें से छोड़ दी है, तो जो हम देखते हैं कि बुलेट एक अपोजिट पीछे को झटका लगता है गन में, है ना, इस तरीके से। तो बुलेट इम्पार्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम टू द गन ड्यू टू विच गन जर्व बैकवर्ड। तो गन इज सेड टू रिकॉइल, हम लोग बोलते हैं कि गन जो है वो रिकॉइल हुई है, पीछे को हुई है, तो इसी को बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। चलिए, ये वेलोसिटी ऑफ गन जो है ना, वेलोसिटी यानी स्पीड, लेकिन बेसिकली ये रिकॉइल वेलोसिटी है। दिस इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है ये, क्योंकि इसने पीछे को जर्क मारा है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, मोमेंटम बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम गन। तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है, चारों में से एक की याद कर दे, तीन आपके पास की दोनों आप न्यूमेरिकल यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास बुलेट है, ठीक है, जिसका मास यहाँ पर कितना है 10 ग्राम है, और हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब जो गन है, गन का मास है जी 6 kg, और 6 किलो की बंदूक है हमारे पास, और किस वेलोसिटी से बुलेट गई है यहाँ पर? वेलोसिटी है यहाँ पर 300 मीटर पर सेकंड। तो मुझे यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी किसकी निकालनी है जी? गन की निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि अगर कभी भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको सारी की सारी यूनिट या तो सीजीएस सिस्टम में लेनी होती है, या एमकेएस सिस्टम में लेंगे, या केकेएस सिस्टम में लेंगे। यहाँ मास किलोग्राम में है, यहाँ ग्राम में, ऐसे नहीं चलेगा। या तो सारा सिस्टम किलोग्राम में लो, या सारा का सारा हम जो ग्राम में लेंगे। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड, और केकेएस मतलब किलोमीटर किलोग्राम और आवर आता है, ठीक। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो मास ऑफ बुलेट है, इसको जो 10 ग्राम है, इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 ग्राम में 10/1000 किलोग्राम होंगे, यानी ये बराबर होएगा 0.01 kg।
ठीक, चलिए मास ऑफ गन मेरे पास 6 kg है, वेलोसिटी है मेरे पास यहाँ पर 300 मीटर पर सेकंड, कोई इशू नहीं है। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं। मास ऑफ बुलेट कितना है यहाँ पर 0.01, ठीक है जी, kg होते हैं। इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 300 मीटर पर सेकंड, बराबर होगी किसके मास ऑफ गन, गन का मास कितना है इसके, इनटू में रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा, मान लीजिए मेरे पास ये x8, चलिए ये x8, तो बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0.01 इनटू में 300 अपॉन में से, सॉल्व कर लो भैया, आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये इसने जर्क मारा पीछे को। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात है हमारे पास हमारी यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट में बच्चों।